हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरियों, कैसे हैं? आशा करता हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कराने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। क्या कराने वाले हैं? पॉलिटिकल साइंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर जो 4 है, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। इसको हम आपको कराने वाले हैं, जो कि वन शॉट है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी, सभी क्वेश्चन आपको इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से आगे आपके सामने ये रहा कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। अभी के समय अगर बात करें तो दुनिया में कितने देश के जो लोकतंत्र जो है अभी विद्यमान है, तो ये बात करते हैं 100 देशों में। क्या है? 100 देशों में अभी तक देशों का लोकतंत्र जो है विद्यमान तरीके से, यानी कि अभी खासकर से चल रहा है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा प्यारे बच्चों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे, भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है। भारत में अगर मतदाता देना यानी कि वोट देने का जो अधिकार है, आप कितने वर्ष की उम्र में आप वोट दे सकते हैं, तो वह है 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिक को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। मतलब अनुच्छेद जो है 19 में कौन सा अधिकार जो है सभी नागरिक को दिया गया है, तो इसका मूल अधिकार क्या है। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करें तो इसमें 9 में जो है ना अधिकार दिया गया है, ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि हमें संविधान के अनुच्छेद 19 में हमें पूरा आज़ादी है। आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता है, कहीं पे बोलने का, कहीं पे जाने का, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने का पूरी आज़ादी है। तो हमें स्वतंत्रता है, आज़ादी है, ये अनुच्छेद 19 कह रहा है, इसलिए हमें आज़ादी मिला हुआ है, हमें डरना नहीं है। ठीक, तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा कि लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायता क्या है। लोकतंत्र की जो उपलब्धियां है इसमें सबसे अधिक सहायता क्या है, तो इसके प्यारे बच्चों बात करें तो इसमें विकास है। क्या है? विकास आ गया, यानी कि विकास इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है प्यारे बच्चों कि बिहार की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया है। तो बिहार में जो है ना पंचायती जब राज होता है तो उस महिलाओं के लिए जो सीट की अगर बात करें तो सीट की जो है उसमें 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दे दिया गया है। अगर 100 आदमी है तो उसमें 50 महिला ही रहेगी और फिर 50 में अपन पुरुष अपन फाइट करते रहो, यानी कि 50% महिलाओं को आरक्षित दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 प्यारी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इनमें कौन सा एक कथन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप में नहीं कहा गया। तो इसको प्यारे बात करें तो ये बहुसंख्या शासन, इसमें कथन में लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप में बात नहीं किया गया, ये बहुसंख्यक शासन। ठीक, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता पाई है। मतलब लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है किस मुद्दे पर सफलता प्राप्त की है। तो इसकी अगर बात करें तो ये बहुमत समूह अल्प समूह के साथ एक साथ व्यवहार करता है और इस पर यह सफलता पाई, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कि लोकतंत्र में चुनाव के भाग लेने और अपने प्रतिनिधित्व को चुनाव का अधिकार किसे है। मतलब लोकतंत्र में जो चुनाव में भाग ले सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनाव का भी अधिकार, ये किसके हाथ में है। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो ये जनता के हाथ में। जनता ही चाहेगी तो किसी को चुनाव में जिता सकती है और किसी को हरा सकती है, यानी कि जनता से बड़ा कोई नहीं है। सबका मालिक कौन? जनता। हम लोग क्या है, आप लोग क्या है, मालिक है। आप जब चाहे किसी को आप सिंहासन पर बैठा भी सकते हैं और जब चाहे उसको उतार भी सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? आप किसके वजह से? तो आपको वोट की वजह से। तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है अभी तो वोट देने के काबिल नहीं है, क्योंकि अब 18 साल के बाद, 18 साल का जब उम्र होता है तब आप वोट दे पाते हैं। तो अभी तो आपकी उम्र 15 के आसपास में होगी, 14-15। तो जब वोट देने जाओ तो अच्छे चुनाव का, अच्छे उम्मीदवार का आप हमेशा ख्याल रखो कि हमारे जो उम्मीदवार है, यानी कि जो कैंडिडेट है जो वोट में खड़ा है, क्या हमारे काम करने लायक है कि नहीं, हमारा जो गांव समाज की जो विकास में ये काम करेगा, तो इस पर अच्छा से हमें वोट को देना चाहिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये में बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जनता को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन का सही आधार क्या होता है। लोकतंत्र का जो मूल्यांकन होता है, इसका परिणाम जो होता है ना, रिजल्ट निकलता है, तो उसका मूल्यांकन का सही आधार क्या होता है। तो सही आधार होता है कि विविधताओं को साम्राज्य, यानी कि सभी के अंदर जो विविधता आता है सबको साम्राज्य को अलग करना होता है, यानी कि सभी को अलग अलग भाग में बांटना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बात करें। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है कि किसी व्यवस्था के फैसलों को व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणाम के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो प्यारे बच्चों सही अगर बात करें कथन, तो लोकतंत्र की विविधताओं में असमंजस लोगों की समझना यही हो जाता है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11, और यहाँ से फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना है।
तो यहाँ से प्यारे बच्चों जिसके फैसले व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से अधिकता रहता है वो क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों वो कहलाता है गैर लोकतांत्रिक। मतलब किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह अधिकता रहती है, मतलब ये गैर लोकतंत्र। मतलब कौन जीता नहीं, जो पहले ही से अनुमान लगा दिया, तो ये गैर लोकतांत्रिक जो है ना, पहले ही से पूर्वाग्रह लगा लेता है, अधिकता रहती है, तो ये गैर लोकतांत्रिक के लोगों के पास रहती है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्था है। बिहार में पंचायती राज संस्था क्या है? तो प्यारे बच्चों अगर बात करें बिहार में पंचायती राज संस्था की बात करें तो इसमें 3 स्तरीय होती है। अब ये कौन-कौन सा स्तरीय होती है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? चलिए अब यहाँ से आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो कि आपको बुक से जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आंसर यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ से वीवीआई क्वेश्चन जो बुक से रिलेटेड होता है वो सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन रहा पहला आपका कि लोकतंत्र किस तरह का उत्तरदायी और एवं वैध सरकार का गठन करती है। तो लोकतंत्र उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन कई तरीकों से करता है। पहला सबसे यह नियमित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। इससे चुने हुए प्रतिनिधि को जवाबदेह होना पड़ता है। जब कोई जनता चुनता है किसी को अपने पद पर बैठाता है, यानी किसी को प्रधानमंत्री बनाता हो या किसी को वह विधायक बनाता हो, तो विधायक का नेतृत्व क्या होता है, वो जनता का जवाबदेही यानी कि उसका काम करना और इसकी जो भी मांग होती है उसको पूरा करना होता है। सार्वजनिक मुद्दे पर खुले बहस की स्वतंत्रता होती है, मतलब पूरा बहस है कि हम उनसे कोई भी मांग रख सकते हैं, उनसे अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, जो सरकार को जनता की इच्छाओं के अनुरूप काम करने के लिए मजबूर करती है। सूचना का अधिकार वैसे कानून सरकार प्रणाली को प्रदर्शित और सुरक्षित करती है जिसके अलावा लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए वो वैध होती है और यह व्यवस्थित सुनिश्चित करती है कि सरकार जनता के हित के लिए काम करे। तो जनता यही चाहती है कि हम लोग के जो काम हो हम लोग के हित में हो, हम लोग की भलाई के लिए हो, लेकिन ऐसा क्या है नेता लोग करते हैं जी? नहीं करते हैं। नेता लोग जीतने के बाद बस अपनी गद्दी संभालते हैं और पैसा और बनाते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किस प्रकार के आर्थिक समृद्धि एवं विकास की सहायता बनता है। तो देखिए लोकतंत्र आर्थिक विकास की कई तरह से बढ़ावा देता है। यह जनता की आवाज़ को महत्व देता है जिससे सरकार उन कल्याण पर ध्यान देती है और लोकतंत्र व्यवस्था की नीतियाँ जनता के जरूरतों ध्यान में रखकर बनाई जाती है। अब वो ऐसी कानून बनाया जाता है जो कि जनता के हित में हो, ना कि लोगों के हित में हो। ठीक है, तो जनता के हित में ये जो बनाई जाती है जनता के हित में होता है, जिससे जनता का भलाई हो, उसको देखते हुए ये गतिविधियाँ बनाई जाती है और भाग लेने के लिए स्वतंत्रता देती है। जो नवाचार और उद्यमशीलता से प्रोत्साहित करता है उस लोगों की शक्तियों का विभाजन होता है। जो आर्थिक नीति जो होता है, आर्थिक नीति में स्थिरता आती है, हालांकि विकास की गतिविधियों में हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र विकास के अधिक टिकाऊ और समावेशी होता है। प्यारे बच्चों अगर अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा प्यारे बच्चों क्या करा है कि लोकतंत्र के किन स्थितियों में सामाजिक व्यवस्थाओं को पाटने में मददगार होता है और समाज वातावरण को निवारण भी करता है। तो प्यारे बच्चों इसकी बात करें कि लोकतंत्र सामाजिक व्यवस्थाओं को कम करने और समाज को बनाने के लिए कई तरह का मदद करता है। इससे नागरिक के समान अधिकार एवं अवसर प्रदान होता है। अब सभी क्या है लोकतंत्र में सामाजिक जो अस्मिता होती है उसको कम करना, भेदभाव को कम करना, इस समय सबको मदद करना होता है। सरकार इस पर ध्यान देती है तथा अच्छी बहुमत पाती है। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, जिसके पास ज़्यादा वोट आ गया वो उसका अधिकार चलता है। अधिकारों की रक्षा की जाती है और व्यवस्था विभिन्न समूहों के बीच संवाद एवं समझौता बढ़ावा देती है। लोकतंत्र की नीतियों में बनाते हुए सभी वर्गों के हित और ध्यान रखा जाता है। यह सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है जो कि समन्वय रुद्रों के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। लोकतंत्र की जो व्यवस्था है निम्नलिखित में से किन किन मुद्दे पर वह सफलता पाई। तो प्यारे बच्चों अगर बात करें तो इसमें है जो राजनीतिक समानता समाप्त कर दिया है लोकतंत्र नहीं, तो इसमें जो है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, यही उन्होंने सफलता पाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 5 में बात करें तो इनमें से कौन सा एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो यह बहुसंख्यक रूप होगा जो कि यहाँ पे आंसर घ इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि लोकतंत्र व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानता के संदर्भ में किया गया कौन सा सर्व सही और गलत प्रतीत करता है और सत्य और असत्य को दर्शाता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ सत्य और सत्य को भी देख लेते हैं। क्या कहा कि लोकतंत्र विकास के साथ चलते हैं, तो ये सही बात है, चलते ही हैं। लोकतंत्र व्यवस्था को असमानता बनाए रहती है, भाई असमानता नहीं समानता बनाए रखती है, यानी कि असत्य असमानता बोल दिया यानी कि गलत हो गया। तानाशाह में असमानता नहीं होती है, गलत बात है। तानाशाह में भी समानता होती है, जरूरी नहीं है कि तानाशाही में सिर्फ असमानता ही होती है, तो ये गलत हो गया, असत्य है। तानाशाही व्यवस्था के लोकतंत्र के बेहतर सिद्ध हुई है, यह असत्य है। जरूरी नहीं है कि तानाशाह जो व्यवस्था होती है यह बेहतर ही सिद्ध होता है, हो सकता है कभी कभी नुकसानदायक भी होता है, यानी कि असत्य होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर आ गया, यहाँ से भी देख लेते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन सही अथवा गलत है। अच्छा फिर आ गया सही और गलत का, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि आज लोग पहले से कई अधिक मताधिकार उपयोग को समझते हैं, तो क्या हो जाएगा, सही बात है समझते ही हैं।
शासन की दृष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के ब्रिटिश काल में शासन का बेहतर नहीं है, यानी कि ये गलत बात है। बेहतर तो है, ये कड़ा बेहतर नहीं, तो गलत हो गया। अविवेचित वर्ग के लोग चुनाव के उम्मीदवार नहीं हो सकते। भाई क्यों नहीं हो सकते हैं? अब तो सब चुनाव लड़ सकते हैं, उच्च जाति हो, नीच जाति हो, ये तो स्वतंत्रता का अधिकार है, आज़ादी है हम लोग का, हम लोग जीने का अधिकार है। तो ये गलत बात बोल दिया कि नहीं हो सकता, यानी कि हो सकती है, तो गलत हो गया। अगला है कि राजनीतिक दृष्टि से महिला पहले से अधिक सत्ता में भागीदारी बन रही है। ये तो बात सही है, पहले महिलाओं को राजनीति में बहुत कम जगह मिलता था, लेकिन अब ज़्यादा जगह मिला है, यानी कि पहले से भी भागीदारी अधिक सत्ता में बनी है, यानी कि ये सही बात है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व कर लेना है, डराना नहीं है, बस इसको देख लेना है, कुमार अकेडमी को एक बार याद कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि भारतवर्ष लोकतंत्र के भविष्य से आप किस रूप में देखते हैं, मतलब भारतवर्ष लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि भारत लोकतंत्र में भविष्य उज्जवल और चुनौतीपूर्ण दोनों दिखाई देता है। पिछले 75 वर्षों में भारतीय लोकतंत्र ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसकी सूचना मूल संरचना मजबूत रही है। इससे महत्वपूर्ण उपलब्धियां है कि लोगों में लोकतंत्र प्रक्रिया का प्रतिबंध विश्वास बढ़ा और नीति विपक्ष चुनाव का न्यायपालिका और मजबूत नागरिकों को समाज इससे प्रमुख संभवतः होती रही है। अगर बात करें प्यारे बच्चों और बात आगे करें तो हालांकि की चुनौतियां भी है, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद और समस्या अभी भी मौजूद है। राजनीतिक, आपराधिक और धन का प्रभाव चिंता का विषय है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में असमानता में कमी करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें और क्या कहा कि कई सकारात्मक संकेत हैं, मतलब एक पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव सोच है कि युवा पीढ़ी राजनीतिक अधिकार सक्रिय हो रही है। सही बात है, जितने भी युवक हैं उनको राजनीतिक में भाग लेना चाहिए, हिस्सा भी लेना चाहिए। और तो और नरेंद्र मोदी जी भी हमें कह गए हैं कि हमें 1 लाख युवाओं यानी कि युवा राष्ट्र नेता को चलाने के लिए हमें ज़रूरत है। तो जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जैसे कि हिस्ट्री, इतिहास से कोई अपना ऑनर्स किया, जिसको इतिहास की नॉलेज है, जिसको पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज है, अगर जो व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता है, उसका बेस मजबूत है लड़ने का, बोलने का, तो वो मोदी जी बोले कि आप आइए और हमें 1 लाख बच्चों की ज़रूरत है जो नए राष्ट्र के हैं। तो सही बात है, तो बच्चों को क्या है, राजनीतिक पीढ़ियों को सक्रिय रहा है और इसमें युवा पीढ़ी को भी अधिक सक्रिय हो रहे हैं, होना भी चाहिए। डिजिटल तकनीकी में पारदर्शी और जवाब देवी को बढ़ावा दिया, महिलाओं और एशियाई के समूह में भागीदारी बढ़ रही है और सूचना का अधिकार जैसे कानून का अधिकार का सशक्त बनाया जा रहा है। अब धीरे धीरे क्या डिजिटली ज़्यादा हो रहा है, महिलाओं को काम के लिए, पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी, कंप्यूटर का ज्ञान होना, हर चीज़ का ज्ञान जो क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है। अगला बात करें कि भविष्य में भारतीय लोकतंत्र में अधिक समावेशी और प्रतिनिधि बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से मतदाताओं को अधिक सशक्त बनाना होगा और राजनीतिक दल के आंतरिक लोकतंत्र मजबूत करना होगा। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय पर ध्यान भी देना होगा और ये सभी हमारा देश मजबूत हो सकता है। अगला है कि निष्कर्ष, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो भारतीय लोकतंत्र की भविष्य चुनौती को विशेष भरा है और हम सभी नागरिकों को निर्भर करता है। इसमें कैसे आकर देखते हैं, सक्रिय नागरिक की भागीदारी लगातार सुधार के प्रयासों से भारतीय लोकतंत्र के रूप में मजबूत होगा और विश्व में एक आदर्श बनकर उभरेगा। जैसे जैसे काम होगा तो यहाँ से भारत के जो भी देश है एक शक्तिशाली बनेगा और यहाँ से एक नए नए अच्छे लोग यहाँ से निकलेंगे, या कोई भी क्षेत्र हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा प्यारे बच्चों कि भारतवर्ष में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, मतलब भारतवर्ष में लोकतंत्र को सफल कैसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो भारत में जो है लोकतंत्र की सफलता कई कारणों पर निर्भर करती है। पहला है, सबसे पहले शिक्षा का व्यापार प्रसार आवश्यक है। सबसे पहले तो बच्चों के पास शिक्षा होनी चाहिए। अब आपके पास कोई चीज़ की शिक्षा ही नहीं है तो आप व्यापार कैसे कीजिएगा, आप कोई चीज़ के पास आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको शिक्षा होगा, शिक्षा का व्यापार प्रसार आवश्यक है। जागरूक और अशिक्षित नागरिक ही लोकतंत्र प्रक्रिया में समर्थन भागीदारी कर सकता है। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जिसको राजनीति का ज्ञान होगा, जिसको इतिहास का ज्ञान होगा, हर चीज़ का जो ज्ञान होगा, वही व्यक्ति आगे बढ़ेंगे और राजनीति में वो भागीदारी निभाएंगे, वह जुड़ेंगे। दूसरा, राजनीतिक दल एवं आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। पार्टियों के भीतर खुली बहस और नेतृत्व चयन की पारदर्शी प्रक्रिया करनी होगी। और पारदर्शी और खुली बहस की बात करें तो जैसे कि आप कभी कभी देखते हैं विधानसभा में क्या होता है कि बहस हो जाती है, एक दल दूसरे दल से क्या होता है, नोक झोंक होता है, वो उसके बारे में भला बुरा करता है, वो उसके बारे में भला बुरा करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और तब जाकर हम कुछ आगे कर पाएंगे। तो वही पार्टी में खुली बहस और नेतृत्व चयन की पारदर्शी प्रक्रिया होती है और एक दूसरे का नोक झोंक होता है, इसमें हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। भ्रष्टाचार अंकुश लगाना एक महत्वपूर्ण कदम है। अब किसी के पास अंकुश लगा देना, किसी के साथ गलत विरोध लगा देना, ये भी सब एक महत्वपूर्ण कदम होता है। इसके लिए मजबूत कानून और प्रभावी कार्यकर्ता आवश्यक है। साथ ही चुनाव सुधार की आवश्यकता और ताकि धन में बहुलत का प्रभाव कम हो। जैसे कि देख लीजिए बीजेपी का एक है सुधांशु त्रिवेदी जी और एक सबित पात्रा जी, हम जो है ना इनका वीडियो बहुत देखते हैं क्योंकि ये जो पुरुष जो लोग हैं ना बहुत मतलब इनको बोले तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना इनके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो धर्म से रिलेटेड जो ज्ञान होता है या हिस्ट्री हो या
कोई भी एजुकेशन क्षेत्र में इन लोगों के पास जो है ना डिबेट जब होता है तो इन लोग का डिबेट आप देखिएगा तो कुछ आपको सीखने का मिलेगा। तो जब भी हम नेट जब ऑन करते हैं ना, जब हम फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर हम संबित पात्रा जो होता है और एक सुधांशु त्रिवेदी, इनका तो डिबेट हम देखते हैं। इनको देखने से हमें मोटिवेट मिलता है और इनका जो डिबेट से कुछ सीखने को मिलता है। तो जब भी आप कुछ देखो तो अच्छी चीज़ देखो, अच्छी चीज़ को फॉलो करो, तो कुछ आपके अंदर अच्छे बदलाव आते हैं। गलत चीज़ देखोगे तो आपके अंदर गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छी चीज़ देखो और अच्छी बात सीखो, अच्छी बात सोचो, आपके अंदर सकारात्मक प्रभाव होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर अगला इसी में अगर बात करें तो मीडिया की स्वतंत्रता होती है। मीडिया स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनिश्चित करना जरूरी होता है। यह जनता के सही जानकारी देने और सरकार के नजर रखने में मदद करता है। नागरिक और समाज संगठन को मजबूत करना चाहिए जो सरकार के जवाबदेही सुनिश्चित करता है। अब मीडिया जो होता है ना, आजकल कुछ मीडिया जो होते हैं ना बिक जाते हैं। बिक कैसे जाते हैं प्यारे बच्चों? तो बात करें जिसकी मीडिया, अगर किसी घर में आग लग गई या किसी घर में चोरी हो गया, तो जो चोर होता है ना, अब इसको खरीद लेता है। या किसी के यहाँ मर्डर हो गया, तो जब मर्डर हो गया तो भाई कोई किसी को जान से मार देता है, तो मीडिया का काम क्या है? उसको खोलना, यानी उसके बारे में जांच पड़ताल करना, सच्ची न्यूज़ देना, कौन मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। तो मीडिया कुछ मीडिया, देखिए सभी मीडिया की बात नहीं करें, कुछ मीडिया क्या करते हैं, अब जो व्यक्ति मारा, ठीक, वो व्यक्ति उसको पैसा दे देता है कि यार मेरा वीडियो, मेरा जो बात है इस मीडिया में नहीं आना चाहिए। अब मीडिया वाला तो जाएगा, लेकिन मीडिया वाला उस व्यक्ति के बारे में नहीं बताएगा, उस व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं करेगा। लेकिन जो मर गया उसके बारे में चर्चा करेगा कि ये मर गया ऐसे वैसे, लेकिन जो मारा कौन व्यक्ति इसके बारे में चर्चा नहीं करता, उसको दिखाता नहीं है। ये होता है। तो मीडिया का काम होता है निरपक्ष, यानी कि ऐना होता है जो दोनों तरफ का जो बात होता है खुलेआम रखना चाहिए विपक्ष को, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। स्थानीय स्वशासन और उसके अधिक शक्तियाँ देनी चाहिए और ग्राम और नगर स्तर के लोगों के सीधी भागीदारी बढ़ाएगा और सामाजिक और आर्थिक समानताओं को कम करने का प्रयास किए जाना चाहिए ताकि सभी वर्गों के लोग अंतर्गत लाभ को उठा सके, जिससे कभी हो सभी लोग जो हो इस काम में कर सके और इसकी फायदा को उठा सके। और ये आखिरी सवाल का आखिरी ये टॉपिक है कि युवा और महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी का प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है, जितने जी युवा है हमारे समाज में उसको राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पढ़े लिखे, ऐसा नहीं कि अनपढ़ गवार जाहिल जो होगा तो चला जाएगा, लेकिन उसको सरकार चलाने का ढंग नहीं आएगा। वो क्या करेगा, बड़े आदमी के बदौलत वो कुछ अनाप शनाप बोलेगा। ठीक है, तो जो पढ़े लिखे होगा उसको बोलने का तजुर्बा अच्छा होगा, सरकार चलाने की जिम्मेदारी आएगी। जैसे अभी फिलहाल में हम बात करें तो हमारे चिराग पासवान जी है, बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, पढ़े लिखे, उनको बोलने का तरीका, हर चीज़ का तरीका जो है ना अंदर में होता है, यानी कि वो कुछ कर सकते हैं। उसी के विपरीत अगर देख लीजिए तेजस्वी प्रसाद यादव, यानी कि अगर वो पढ़े लिखे बहुत कम है, पढ़े लिखे तो है नहीं, 9वीं फेल है, तो उनको क्या बोलना चाहिए, अपने देश हित के लिए काम करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करेंगे, वो सिर्फ विवादित बात करते। तो ऐसा जो हो ना पढ़े लिखे ऐसे लोगों को क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और जो बढ़ता है उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे उत्तेजित करना चाहिए कि आइए आप कीजिए, आपका मैं साथ दूंगा। ठीक, विविधता के सम्मान करते हुए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। अंत में नागरिक को यह भावना जागृत करनी चाहिए कि लोकतांत्रिक केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि एक जीवन शैली भी है। ठीक है, और यहाँ से हमारा पाठ होता है समाप्त। और ये था हमारे चैप्टर नंबर कितना था, चैप्टर नंबर 5, जो कि आपको इसमें सभी का क्वेश्चन आंसर आपको निचोड़ कराया। जो चैप्टर का नाम था लोकतंत्र की उपलब्धियां। ठीक है, ये क्लास 10 का था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ से सभी को आपको सॉल्व कराया। तो इस क्वेश्चन को अगर आप इसको PDF फॉर्म में अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं, मोबाइल में लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे एक नंबर आया होगा, उस नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री में आपको हम क्वेश्चन आंसर हो, PDF हो, नोट्स हो, सभी आपको हम PDF में फ्री में देंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सिर्फ छोटा सा मैसेज कर देना है और इसके बदले पैसा वैसा कुछ नहीं देना, ये बिल्कुल फ्री में। बस इसके बदले आपको कुछ करना नहीं है, इसके बदले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि आप भी भला, पड़ोस भी भला और दूसरे लोग भी भला। ठीक, तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो में कुछ कमियां हो तो उसे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हम उस कमियों को दूर कर सकें और कुछ अलग करने का प्रयास करें। क्योंकि मेरा कंटेंट जो होता है कुछ थोड़ा सा अलग ही रहता है और सबसे अलग रहता है, क्योंकि भाई डिजिटल तो है नहीं, तो ये मेरा छोटा सा डिजिटल है। तो भाई इस पर थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए और भाई को आगे थोड़ा सा मदद कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।